Hello and good morning everyone. I welcome you all at Devos IS. I hope everyone is doing well. So today is 25th November 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So here we will discuss the important news which are important for our exam perspective. Okay. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article we will discuss about here India's urban infrastructure. Okay. सी आज हमारे पास तीन ही टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम एक प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सैटेलाइट स्पेस जंक के बारे में, यहाँ पर जो हमारा स्पेस डेब्रिस है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आप चाहे इंडियन एक्सप्रेस का आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, चाहे द हिंदू उठाकर देखेंगे, आपको पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ जो अभी यहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ओके, तो वहीं पर इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, जो पार्टीज यहाँ पर विन हुई हैं तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो हमारे लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है हमने उसे यहाँ पर निकाला है और उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मेक श्योर यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर अप हो। ओके, एंड फॉर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्ड्स IAS। दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल। देखिए, सेलिब्रेटिंग अ लेजेंड, सेलिब्रेटिंग अ सिंगर अवॉर्डी। यहाँ पर महा विक्ट्री के बारे में, बस वही जो बीजेपी पावर में आई है इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। फिर हम बात करेंगे वोट अगेंस्ट हेट, यहाँ पर फिर से वही झारखंड में और इन सारी चीज़ों पे जो इलेक्शंस हुए उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो देखिए ये आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर न्यूज़ लेनी हो, अपडेट लेना हो तो यू कैन रीड दिस आर्टिकल यहाँ पर, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल है इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड एंड रियलिटी। इसे आप GS पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हैं और GS पेपर 3 जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक आ जाता है, इसलिए इसको हम GS पेपर 3 से भी क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस आर्टिकल में हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, नॉट धीरे धीरे कहेंगे, बहुत ही तेजी से अब अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अब पहले की जो चीज़ें थी अब वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। आप चाहे गाँव में भी जाएंगे आज के टाइम पर, रूरल एरिया में भी, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अर्बन एरिया मतलब कि जो सिटी शहर है, आपने देखा होगा कि पहले हम कहते थे कि अरे ये प्लेस ऐसा नहीं था, अब देखो इसमें यहाँ पर कितना चेंज हो गया, कैसा क्या क्या हो गया। तो हम अर्बनाइजेशन की तरफ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अर्बन एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम इस आर्टिकल की तरफ आएंगे। अर्बन एरिया देखिए, हम यहाँ पर मेनली क्या है, कोई प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमारा कोई अर्बन प्लानिंग होती है कि घर इस तरीके से होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए, वेस्ट का डिस्पोजल इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। नो, यही सारी चीज़ें क्या बनती जाती हैं, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक, एक परेशानी बनती जाती हैं। पहले हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। वी डोंट हैव दैट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम बात करते हैं कि कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, सारी चीज़ें थी, लेकिन इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के होते हुए भी इतनी, हमारी जो हिस्ट्री को हम उठाकर देखते हैं, हमारा जो कहते हैं ना इतिहास को उठाकर देखो, तो वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास उतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम और जो अर्बन प्लानिंग है वो आज भी नहीं है। सेकेंड बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल की, है ना, कि जो वेस्ट है उसको कहाँ डिस्पोज करें। हमने देखा होगा कई बार क्या होता है, आपने ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, आपका घर है यहाँ पर, ठीक है, ये 2-4 यहाँ पर घर हो जाते हैं, अगर यहाँ पर पीछे कोई एक लैंड पड़ा हुआ है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक जनरल है, ठीक है, कि जो भी कचरा होता है हम वहीं पर डंप करते जाते हैं, और जिससे क्या होता है वो पूरा डंप यहाँ पर वेस्ट का डंप बनता जाता है, कचरा यहाँ पर इकट्ठा होता जाता है। इससे क्या होता है, इससे देखिए यहाँ पर क्या होती है, सारी चीज़ें आपको बहुत सारे जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो जनरेट होते हैं, बहुत सारी जो डिसीज़ होती हैं यहीं से फिर क्या होने लगती है, धीरे धीरे आपकी जनरेट होने लगती हैं। थर्ड हम बात करते हैं अगर, तो थर्ड यहाँ पर क्या आ जाता है आपका कि देखिए हमने ड्रेनेज की बात कर ली, वेस्ट की बात कर ली, उस तीसरी बात यहाँ पर क्या है, देखिए जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है, जितनी तेज़ी से यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक तरीके से अर्बन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, यहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है,
है ना। कई बार क्या होता है कि घर बनाने के लिए हम बड़े से बड़ा जो फॉरेस्ट होता है उसको कट कर देते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ग्रीनरी नहीं हो पाने के कारण हम यहाँ पर सीमेंट, इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो अर्बन एरिया होते हैं वो ज़्यादा आपके क्या होते हैं, गर्म होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी से रिलेटेड आपका एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्बन हीटलैंड, अर्बन हीट आइलैंड की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं कि अर्बन एरिया आज के टाइम पे हीट आइलैंड यहाँ पर बनते जा रहे हैं, है ना। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि हमने, ठीक है, हमारे पास हमें एक नॉर्मल तरीका पता है कि सीमेंट हमने लिया, सैंड लिया, यहाँ पर मिट्टी ली और कंक्रीट जो आपका होता है वो लिया और इसका यूज़ करके हमने घर बना लिया। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि सीमेंट यहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर को क्या करके रखता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसकी वजह से गर्मी क्या होती है और ज़्यादा यहाँ पर होती हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं जैसे कि अर्बन प्लानिंग हो गई, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियस सी बात है, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर हम तब नीचे लेवल पर देखते हैं, लो लेवल पर देखते हैं, तो हमारी म्यूनिसिपैलिटी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए हो, वाटर के लिए हो, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए है। तो किसके लिए यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका म्युनिसिपल जो होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन उनके साथ भी क्या है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उनका ये कहना है कि हमारी दो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है ना। ये जो लोकल लेवल की इशूज़ हैं यहाँ पर हमारी दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमारे पास यहाँ पर जो म्युनिसिपल फाइनेंस की बात करते हैं, इतना जिस तरीके से यहाँ पर हमें फाइनेंस इकट्ठा करना चाहिए, टैक्स के थ्रू यहाँ पर हमारे पास फाइनेंस आना चाहिए, उतना पैसा हम जनरेट नहीं कर पाते हैं, उतना रेवेन्यू यहाँ पर नहीं हो पाता है। पहली प्रॉब्लम ये हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जितना रेवेन्यू जनरेट कर भी रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि ठीक है हम यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि जितना रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ, यही मेन क्रक्स है हमारे आर्टिकल का। सो हियर यू विल सी इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 40 मिलियन इन द लास्ट डिकेड टू 800 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड्स। अब ये कहा जा रहा है कि अभी इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 40 मिलियन है, 400 मिलियन, एंड लास्ट डिकेड्स में ये बढ़कर और हमारे नेक्स्ट 3 डिकेड्स में ये 800 मिलियन तक पहुंच जाएगी। While this offers an opportunity to transform India's urban landscape, there is a significant financial challenge. तो यहाँ पर जिस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा है कि इंडिया क्या एक अर्बन लैंडस्केप की तरह क्या करेगा, एक ट्रांसफॉर्म होगा, दूसरी तरफ यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंज हमारे सामने भी निकल कर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट एस्टिमेट हुई है कि 2036 तक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है उससे मीटअप करने के लिए इंडिया को 70 लाख करोड़ रुपीज़ की क्या है, ज़रूरत है। तभी इंडिया क्या कर सकता है, उनकी जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स है उसको प्रॉपर यहाँ पर फुलफिल कर सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं एनुअली, अभी यहाँ पर 2018 का ये राउंड फिगर है, हम सिर्फ यहाँ पर 1.3 लाख करोड़ रुपीज़ ही क्या कर रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंटली यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ लिटिल, ये आपका जो है 1/4 पार्ट भी नहीं है। ओके, ब्रॉडली अबाउट 50% ऑफ द एस्टिमेट फॉर द बेसिक अर्बन सर्विसेज विद द अदर हाफ ऑफ द अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर अर्बन एरिया में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, कई सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक बात करी है, ड्रेनेज हुआ, आपका वाटर हुआ, सैनिटेशन हुआ, ठीक है, सैनिटेशन, वाटर जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें होना, वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपका क्या जाता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है ना। और ग्रीनरी को भी हमें क्या करना चाहिए, इंश्योर करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे पास यहाँ पर ग्रीनरी नहीं होगी। जो हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमारा अच्छा होना चाहिए अर्बन एरिया में, तभी क्या होगा, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर पाएंगे। तो ये लोकल इशू यहाँ पर क्या रहा है, म्युनिसिपल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। ये जो म्युनिसिपल फाइनेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बात करें सिंस 2002 की, म्युनिसिपल फाइनेंस हैज स्टेड जस्ट 1% ऑफ जीडीपी। तो जो हमारा म्युनिसिपल फाइनेंस है वो कितना है, हमारे जीडीपी का ओनली 1% आप देख सकते हैं। और म्युनिसिपल जो बॉडीज है इनका कंट्रीब्यूशन जो है अर्बन इन्वेस्टमेंट में इट इज़ 45%, है ना। तो मतलब जीडीपी का सिर्फ हमको 1% म्युनिसिपल फाइनेंस में मिलता है, और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट देखें तो 45% है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि despite increase in central and state transfers from 37 to 44%, the financial health of municipalities remain
कैरिशेस, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सेंटर और स्टेट का यहाँ पर ट्रांसफर तो इंक्रीज हुआ है, 37 से 44% हुआ है, फिर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं वो अभी भी इक्विशियस हैं। यहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यू है ये कहा जा रहा है कि वो पहले हम 8% जनरेट करते थे 2010 में, और 18 में यहाँ पर 14% तक हो चुका है, ठीक है। हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। बट अगर हम बात करते हैं हाउएवर शेयर ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ ओन रेवेन्यू सोर्स, जो म्यूनिसपैलिटीज़ की उनके खुद के रेवेन्यू सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो वो डिक्लाइन हुआ है। इट फ्रॉम 51% से वो कितना हो चुका है, 43% ही यहाँ पर हो चुका है। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि उनकी जो सेल्फ सफिशिएंसी है और उनका जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिमिनिश हो रहा है। ओके, इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। तो इस आर्टिकल में यही है, कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा। देखिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम हम पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट्स है इसको इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये है हमारा डीकपल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना। यहाँ पर हमें पब्लिक प्राइवेट की भी बात की जाती है, लेकिन उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसमें रेवेन्यू को कट किया जाता है। अगर हमें नीड कितनी है, देखिए अगर हम नीड की बात करते हैं कि हमें यहाँ पर 8,353 करोड़ रुपीस की जरूरत है 2012 में, लेकिन इसको हमने क्या किया, कम करके 467 करोड़ रुपीस यहाँ पर किया। तो यही है कि ज़्यादातर जो पेमेंट्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण क्या हो जाती है, हमें यहाँ पर जो एक अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए है ना प्रोजेक्ट का, वो हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो थर्ड इसमें ये कहा जाए हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इसको हमारा जो ऑपरेशन है इसको इम्प्रूव करना होगा। फोर्थ इसमें ये कहा गया है कि कैप्चर लैंड रेवेन्यू इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पर जो लैंड वैल्यू है ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से लैंड वैल्यू को क्या कर सकते हैं और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं विद हाफ ऑफ द 70 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट बाय 2036 मार्क्ड फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे जैसे कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हैं आपके, और यूनिक जो अपॉर्चुनिटी है इसको हम हार्नेस करके क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट की प्रोजेक्ट्स हैं उससे हम लैंड वैल्यू को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया को कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। टू कंक्लूड, इंडियाज अर्बन future hinges on the ability to address these financial and structural challenges head on. The stakes are high and this इज द विंडो फॉर एक्शन। तो अब यहाँ पर हमें प्रॉपर एक्शन लेने की जरूरत है और इमीडिएट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज की जरूरत है। हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म नहीं, हमें लॉन्ग टर्म देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। ओके, सो द पाथ फॉरवर्ड विल रिक्वायर कोलैबोरेशन अक्रॉस गवर्नमेंट लेवल, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड रेंटलेस फोकस ऑन इनोवेशन एंड गवर्नेंस एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, हमें यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना होगा और इनोवेशन और हमारी जो गवर्नेंस है इसकी एफिशिएंसी को भी इंश्योर करना होगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर हियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हियर ट्रीटी टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए 170 कंट्रीज की बात की जा रही है स्टार्टिंग टुडे। मोर देन 170 कंट्रीज विल कन्वर्ज इन बोसन रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू नेगोशिएट अ लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम एक लीगली बाइंडिंग क्या लेकर आनी चाहिए, ट्रीटी लेकर आनी चाहिए, जिससे कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड कर सकें। इसमें हम मराइन पॉल्यूशन को भी इंक्लूड करेंगे। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ एंड फाइनल राउंड टू टॉक सिंस 2022। तो ये है, अब कहा जा रहा है कि एंड ऑफ द 2024 यूएनईपी मतलब यूएन इन्वायरमेंटल असेंबली ने एग्री किया है कि हम इस तरीके की ट्रीटी को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एंड ऑफ द 2024, जिसमें हम बात करेंगे क्या, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है आपका, हम उसको पूरी तरीके से क्या कर सके, एंड कर सके, और ये जो ट्रीटी हो सभी नेशंस के ऊपर बाइंडिंग हो। सो व्हाई इज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी रिक्वायर्ड। अब हमें इस ट्रीटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो देखिए आप सभी को पता है कि जो प्लास्टिक है बहुत ही इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एडेप्टेबल है, उसका वर्सेटाइल यूज है, ऑलमोस्ट ये ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, डिस्पेंसेबल है, मतलब कि इतनी ज़्यादा ये इसेंशियल हो चुकी है आज के टाइम पर। अगर हमें नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ भी रखनी है तो हम यहाँ पे प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं। सो एज अ रिजल्ट प्लास्टिक का प्रोडक्शन यहाँ पर वर्ल्ड में, देखिए सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। देखिए 2000 की बात की जा रही है, 2000 में इट वाज 234 मिलियन टन था, जो कि बढ़कर 19 में कितना हो चुका है, 460 मिलियन टन हो चुका है। ठीक है, नियरली हाफ ऑफ दिस प्रोडक्शन इन एशिया, ज़्यादातर जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है 460 मिलियन टन
प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें से हाफ ऑफ की बात करें वो कहाँ हो रहा है, एशिया में हो रहा है। उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका में 19%, यूरोप में 15%। प्लास्टिक प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू टच 700 मिलियन टन बाय 2040। अब ये कहा जा रहा है कि 2040 तक जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है वो 700 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये क्या है कि प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जो प्लास्टिक की ऐसी चीज़ है इसको हम सिर्फ ये 10% ही आपकी रिसाइकल होती है। ठीक है, ओनली अगर 100% है सो उस 100 में से सिर्फ आपके 10 कह सकते हैं, अगर हमारे पास 100 प्लास्टिक के बैग्स हैं तो उसमें से सिर्फ 10 प्लास्टिक के बैग्स ही क्या हो पा रहे हैं, आपके रिसाइकल हो पा रहे हैं। बाकी हम बात करते हैं हाफ ऑफ दी जो इनका जो डिकम्पोजिशन की बात करते हैं उसमें 20 से 500 ईयर आपके लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा मतलब 62% यहाँ पर जंप करेगा। तो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, देखिए प्लास्टिक से कारण क्या होता है, हम तो यूज़ करते हैं, जब हमारा उसका यूज़ ख़त्म हो गया तो हम उसको फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है, जो प्लास्टिक है वो लीक होकर कहाँ जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में जाता है, स्पेशली इनटू आवर रिवर्स ओशंस। वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक कहते हैं। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक्स होते हैं ये सीवियरली हमारे इन्वायरमेंट को और जो लिविंग बींग्स है की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, इम्पैक्ट करती। इवन जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो हमारे वाटर में भी आ जाता है। इसको हम क्या करते हैं, वो इतने नैनो होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी बॉडी में भी इसकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि लाइक UNEP का यहाँ पर है फाउंडेड एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड प्लास्टिक। अब प्लास्टिक में जो केमिकल्स हैं जब हम इसके एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा जो एंडोक्राइन है वो डिस्टर्ब होता है। लाइक ह्यूमन डिसीज़ में हमें कैंसर, डायबिटीज़, हमारा जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होता है, न्यूरो डेवलपमेंट इम्पेयरमेंट, ये सारे हार्म्स होते हैं। और जो हमारी स्पीशीज़ है लाइक मराइन स्पीशीज़, फ्रेश वाटर स्पीशीज़, लैंड इकोसिस्टम, ये इसको भी क्या करता है, हार्म करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी होता है। ये जो प्लास्टिक आपका जनरेट होता है उससे 3% जो हमारा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस है इसी से एमिशन होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये जो प्लास्टिक है इसको पूरी तरीके से कम करना होगा। सो इट अकाउंटेड 20% ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन विद द एमिशन ऑफ 9.3 मिलियन टन विच इज सिग्निफिकेंटली मोर देन कंट्रीज नेक्स्ट इन द लिस्ट। नाइजीरिया में 3.5 मिलियन टन, इंडोनेशिया में 3.4 मिलियन टन, चाइना में 2.8 मिलियन टन। या अभी यहाँ पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो इंडिया ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन में 5th नंबर पर आता है। ठीक है, इंडिया कितने नंबर पर आता है, तो इंडिया 5th नंबर पर आता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो यही कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। लेकिन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और गैस रिच कंट्रीज़ हैं वो इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर मना कर रहे हैं कि नहीं, हम इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। ये जो आप कंप्लीट बैन लगा रहे हैं ये हम नहीं कर सकते। लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, इजिप्ट, कुवैत, मलेशिया, इंडिया ने भी इसको क्या किया है, रेजिस्टेंस अपना शो किया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको मैनेज करेंगे, हम इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट तरीके लेकर आएंगे, हम यहाँ पर सस्टेनेबल तरीके से प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर पूरी तरीके से प्लास्टिक को बैन नहीं कर सकते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड जैसे कि रवांडा है, पेरू है, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने प्रपोज किया है टारगेट द कर्बिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। रवांडा ने क्या किया है, 40% उन्होंने टारगेट रखा है कि 2040 तक दे विल रिड्यूस 40% ऑफ देयर प्लास्टिक प्रोडक्शन। ओके, सो ये यहाँ पर चीज़ें आ जाती है। अब इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर देखिए, इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर दैट इट डज नॉट सपोर्ट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर पॉलीमर्स के प्रोडक्शन में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, ऑल्दो जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया ने यहाँ पर 19 कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं इसको यहाँ पर बैन किया है। However, the country has said the decision on issue of including certain plastic items for phase out in the final treaty should be pragmatic and regulation should be negotiationally driven टेकिंग इनटू अकाउंट नेशनल सर्कमस्टांसेस। ओके, तो यहाँ पर हम जो हमारे नेशनल सर्कमस्टांसेस हैं उन सारी चीज़ों को देखकर हम क्या करेंगे, जो फेस आउट वाला ये प्लास्टिक फेस आउट वाला ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर अपनाएंगे। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, वाई सैटेलाइट स्पेस जंक
मे बी बैड न्यूज़ फॉर द इन्वायरमेंट। तो देखिए ये कहा जा रहा कि कहा नहीं जा रहा कि ऐसा है, ठीक है। नासा की बात कर ले, इसरो की बात कर ले, ठीक है, और जितने भी यहाँ पर ये आपके स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर क्या होता है, आपका सैटेलाइट लॉन्च होता है, स्पेस एक्स हो गया, सारी चीज़ें है ना। हम क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च हो गया, सैटेलाइट लॉन्च हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि उस सैटेलाइट का एक टाइम पीरियड होता है कि लाइक वो 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, कि 5 ईयर्स के लिए चलेगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसका वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। तो क्या वो वापस अर्थ में आ जाता है? नहीं, वो वहीं रह जाता है। इससे क्या होने लगता है, स्पेस में एक डेब्रिस, मतलब कि जिस तरीके से हम लैंड में अभी हम ये प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसका यूज़ नहीं हुआ, तो उस तरीके से हमने फेंक दिया, तो वही पूरा क्या बनता जाता है, एक वेस्ट बनता जाता है। इसी तरीके से स्पेस में हमारे क्या बन रहा है, ये जो सैटेलाइट है इसका डेब्रिस, मतलब कि ये वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। आप ये पिक्चर देखिए, आपको क्लियर होगा। ये देखिए, सी दिस पिक्चर, ये हमारा अर्थ है, और ये जो वाइट कलर के आपको पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं, ये सैटेलाइट्स हैं, है ना। इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, तो अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, एक ये स्पेस जंक क्या कर रहा है, आपका क्रिएट कर रहा है। सो अभी हम बात करते हैं मोर देन 10,000 यहाँ पर एक्टिव सैटेलाइट्स हैं हमारे ऑर्बिट के प्लैनेट में, जो अभी एक्टिव हैं, है ना। अब ये कहा जा रहा है कि 2030 तक हमारे पास 1 लाख तक की क्या हो जाएंगी, सैटेलाइट्स यहाँ पर हो जाएंगी। पॉसिबली यहाँ पर हमारे हाफ ऑफ डिकेड्स में हमें हाफ ऑफ द मिलियन सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स की हम बात करते हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो एंड पर आने वाली है, ठीक है। सो फेयरली डेथ टू अर्थ एटमोसफियर। तो ये क्या हो रहा है कि जो ये सैटेलाइट्स है वो हमारे एटमोसफियर को, स्पेस को क्या कर रही हैं, एक तरीके से पॉल्यूट कर रही हैं। तो देखिए 10% ऑफ द एरोसोल पार्टिकल्स इन दैट स्ट्रेटोस्फियर कंटेन एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बर्न अर्थ सैटेलाइट्स। तो ये कहा जा रहा है कि हमारे स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में जो एरोसोल पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं उसमें एल्यूमिनियम होता है आपका, और अदर मेटल्स होते हैं, कि जब हम रॉकेट यहाँ पर लॉन्च करते हैं ना, सैटेलाइट्स आपके जो बर्न अप होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद हम अदर एमिशंस की बात करते हैं, तो इसमें एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सैटेलाइट रेंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो ब्लैक कार्बन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये वैरायटी ऑफ जो आपको गैसेस है वो देखने को यहाँ पर, ये रॉकेट जब लॉन्च होता है आपका, जब कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है उसके उससे यहाँ पर ये सारे गैसेस निकलते हैं, जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिए पॉल्यूशन का इम्पैक्ट तो हम सभी को यहाँ पर पता है। तो लाइफ ऑन अर्थ हैज़ इवॉल्व ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर टू एडजस्ट द प्लैनेट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड इवन अ स्मॉल चेंज को ट्रिगर मैसिव chaos ऑन द प्लैनेट। अब जैसे कि हमें पता है कि अर्थ को लग गए हैं कितने बिलियंस ऑफ ईयर, कितने बिलियंस ऑफ ईयर यहाँ पर लग चुके हैं, सो दैट अर्थ में क्या हो, आपकी लाइफ हो। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी कोई स्मॉल चेंज भी होता है हमारे उसमें, तो ये क्या कर सकता है, हमारे प्लेनेट में एक बहुत बड़ा क्योस जनरेट कर सकता है, बना सकता है। सो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जो पॉल्यूशन यहाँ पर हमारे ओजोन लेयर में, अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में, ये जो इस पॉल्यूशन के कारण इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे साइंटिस्ट को बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रहा है। जैसे कि हमें पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है, जिसमें हमने बैन किया था कि जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका ये जो केमिकल ये है क्या कर रहा है, जो ओजोन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसका यूज़ हमने क्या किया, कम किया, बैन किया इसको पूरी तरीके से। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, स्पेस डेब्रिस के बारे में। तो इसको हम स्पेस जंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो ह्यूमंस के द्वारा जो डेब्रिस है, मशीन्स है, वो कोई भी पीस ऑफ मशीन है वो स्पेस में छोड़ दी जाती है, वो आपका स्पेस डेब्रिस में क्रिएट हो जाता है। कॉजेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या कॉजेस हैं, लाइक लॉन्चिंग ऑब्जेक्ट्स, जो स्पेस में हम ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अबेंडेंड सैटेलाइट्स, लाइक सैटेलाइट्स की लाइफ साइकिल यहाँ पर खत्म हो गई, अब उसका कोई यूज़ नहीं, तो वो वहीं स्पेस में क्या है, आपके चक्कर लगा रही है। एंटी सैटेलाइट टेस्ट, यहाँ पर जो सैटेलाइट टेस्ट किए जाते हैं वो हुआ। इंक्रीजिंग एक्सपेंशन, सो द स्पेस इंडस्ट्री क्या हो रही, धीरे धीरे बूम कर रही है, बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो रहा है, स्पेस को हमें एक्सप्लोर करना है, तो इसके वजह से ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसके कारण भी हो रहा है। लॉन्ग लास्टिंग मिशन डेब्रिस, तो यहाँ पर क्या है कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है हमारा, और वहाँ से क्या है कि हम किस तरीके से, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है आपका, हाई एल्टीट्यूड में जो वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि हम इस तरीके से सब सैटेलाइट्स लेकर आ रहे हैं जो कि वापस भी आ सकें। लेकिन अभी क्या है कि
लॉन्ग लास्टिंग मिशन डेब्रिस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम मेजर्स की बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो हमें अवेयरनेस को इन्हेंस करना होगा कि हम अभी से ही हमें काम करना होगा कि हमें ये जो स्पेस डेब्रिस से क्या करना है, रिमूव करना है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसे यहाँ पर इन्हेंस करना होगा सो दैट हम इसको टैकल कर सकें। फिर है हमारा इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। हमें यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, अप्रोच लानी होगी, जिससे कि हम यहाँ पर इस चीज़ को मैनेज कर सकें। मिनिमाइजिंग स्पेस डेब्रिस ग्रोथ, हमें यहाँ पर स्पेस डेब्रिस ग्रोथ को मिनिमाइज करना होगा एंड डेब्रिस मिटिगेशन एंड एक्टिव रिमूवल की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। सो इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड मूविंग defunct and non-manuable debris to lower orbit where it can naturally deorbit more quickly. Various technologies such as harpoons, magnet, laser, slingshots are being explored as potential means to capture space debris. Okay, तो हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि क्या हो, स्पेस डेब्रिस आपका रिमूव हो जाए। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। और आप कमेंट करके बताएंगे आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।